Good morning, students. Today's topic is गद्य शिक्षण। हम आज का विषय हमारा पढ़ेंगे गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण किसे कहते हैं और द गद्य शिक्षण में कौन कौन से सोपान हमें दिखाई देते हैं। अब हम गद्य शिक्षण के सबसे पहले उद्देश्यों पर नजर डालेंगे कि जब हम गद्य शिक्षण कर रहे होते हैं तो मनोयोग से सुनने तथा सुनकर अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना। हम गद्य शिक्षण से क्या करते हैं कि जो विद्यार्थी हैं उनको एक इस योग्य बना सकते हैं कि वो मनोयोग से सुने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता भी उनमें आए। तो हम इस तरीके के गद्य शिक्षण का उद्देश्य उसमें शामिल कर सकते हैं। और फिर एकाग्र भाव से पढ़ने की कुशलता उत्पन्न करना। जब हम जो शिक्षक है उन्हें गद्य शिक्षण करवाता है तो छात्र भी उसे एकाग्र भाव से ग्रहण करे, उसको पढ़ने में कुशलता हासिल करे। तो ये भी एक गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। अब जब हम बात करते हैं छात्रों को उचित गति आरोह अवरोह के साथ पढ़ने में कुशल बनाना। छात्रों को शिक्षक जब पढ़कर सुनाता है पाठ को तो वो उसी उचित गति और आरोह अवरोह के साथ पाठ को पढ़ाएगा जिससे कि छात्रों में भी उस प्रकार का जो कौशल है वो आ जाएगा। विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने के योग्य बनाना। अब जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो कहाँ हमें रुकना है, ज़्यादा देर कहाँ रुकना है, कम देर कहाँ रुकना है, उन विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पाठ को शिक्षक स्वयं भी पढ़ेगा और उनको विद्यार्थियों को भी इस चीज के बारे में बताएगा, तो वो भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब अगला आता है मौन वाचन। मौन वाचन करके अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना। जब हम मौन वाचन करवाते हैं गद्य शिक्षण में तो उसे अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना, यानी वो खुद भी मौन वाचन करके इस अर्थ को ग्रहण करे। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना। जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो अपने आप ही उसमें शुद्ध उच्चारण का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। फिर इनमें छात्रों में भाव अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। जो उनमें भाव की अभिव्यक्ति है वो भी छात्र उस गद्य शिक्षण से प्राप्त कर सकेंगे। अब मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का भी विकास हो सकता है। हम जब पाठ को पढ़ रहे हैं तो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति सामने आई, लेकिन हम उस पाठ से संबंधित कुछ लिखने के लिए यदि कहते हैं तो बालक में लिखने की जो अभिव्यक्ति है उसका भी विकास संभव हो सकेगा। अब छात्रों को लिपि का ज्ञान, जब वो लिखेगा तो उसको लिपि का ज्ञान भी संभव हो सकेगा। तो इस तरीके से जो हमारे गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकेंगे। और भी शिक्षण के उद्देश्य हम देखते हैं कि छात्रों में भाषा विषयक शुद्धता के प्रति सावधानी का भाव उत्पन्न हो जाता है कि हमें इस भाषा शिक्षण में, इस भाषा के विषय में किस प्रकार से भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना है। हमारी जो भाषा की शुद्धता है वो किस तरीके से प्रभावित हो रही है। उसके बाद छात्रों के शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। जो हम नया उसे प्रकरण पढ़ा रहे हैं और उसके जो शब्द हैं उसने नहीं सुने हैं तो कहीं ना कहीं उन शब्दों को सुनकर पढ़कर उसके शब्द के भंडार में भी वृद्धि होगी। फिर है कि छात्रों में शब्दकोश के प्रयोग की योग्यता विकसित होगी। उन जो शब्द नए नए उसने सीखे हैं उन शब्दों का प्रयोग करना उसे आ जाएगा।
वो नए-नए शब्दों का प्रयोग करना सीख जाएगा। फिर निरीक्षण शक्ति का भी विकास करना, हमें निरीक्षण शक्ति का भी हमारा विकास होगा कि किस प्रकार से विद्यार्थी ने कितना सीखा, इसका निरीक्षण भी हम उसको पढ़ने के बाद कर सकते हैं। फिर है छात्रों में स्पष्ट, संगत एवं क्रमबद्ध चिंतन को विकसित करना। किस प्रकार से छात्र अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सकेंगे, वो कैसे बच्चों की संगत में वो रहकर अपने पाठ को ग्रहण कर सकेंगे, कैसे क्रमबद्ध चिंतन कर सकेंगे कि उस कहानी में या उस गद्यांश में उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक क्रमबद्ध जो चिंतन है, उसका विकास होगा। फिर छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास भी होगा। जब हम छात्रों की कल्पना शक्ति की बात करते हैं, तो जो हम पढ़ा रहे हैं, उनकी कल्पना करने का जो ढंग है, वो भी उसी प्रकार से परिवर्तित होगा। वो भी उस शक्ति अपनी जो कल्पना शक्ति है, उसको लगाएँगे और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। छात्रों में विवेचनात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। जो भी वो पढ़ रहे हैं, उसका विवेचन करना, उसकी समीक्षा करना, उसका भी वो दृष्टिगोचर हो सकेगा, दृष्टिकोण वो आ सकेगा। तथ्यों को समझने तथा उनका जीवन में प्रयोग करने के योग्य बनाना। हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, शिक्षक जो भी पढ़ा रहा है, वो उन तथ्यों को समझे। सबसे पहले तो वो उन्हें समझेगा विद्यार्थी, फिर उनको समझकर अपने जीवन में उसे कहाँ उसका प्रयोग करना है, वो भी उस योग्य बन सकता है। फिर है छात्रों के भाषा संबंधी ज्ञान में वृद्धि। अब हम जब देख रहे हैं कि हम हिंदी शिक्षण का पाठ पढ़ रहे हैं और गद्यांश पढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित भी उसके ज्ञान में वृद्धि आएगी कि ये गद्य को पढ़ने के बाद मेरा कितना विकास हुआ है, मुझे किन-किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये जो हमारे उद्देश्य हैं, सारे उद्देश्य गद्य शिक्षण का महत्व हमें समझाते हैं। अब इस गद्य शिक्षण में हम ये देखते हैं कि गद्य शिक्षण क्या है? भाषा में जो गद्य है, वो किस तरीके से हमारे लिए महत्व रखता है? अब जब विचार विनिमय का एक महत्वपूर्ण साधन है, हम इसमें कुछ विचार कर सकते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं के ज्ञान एवं गंभीर अध्ययन हेतु पद्य के साथ-साथ गद्य शिक्षण का भी अपना अलग महत्व है। हम ये देखते हैं कि पद्य का बहुत अधिक महत्व हमें दिखाई देता है भाषा के शिक्षण में, परंतु गद्य का महत्व भी उतना ही है। गद्य भी अपना उतना ही महत्व रखता है। तो छोटे-छोटे वर्णनात्मक लेख गद्य में जब हम देखते हैं, तो बहुत सारी इस तरीके के छोटे-छोटे लेख हैं, जो हमारे सामने आते हैं। निबंध हैं, जिन्हें हम अ, निबंध लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं उनके विषय में। संवाद है, हम एक-दूसरे से जो संवाद करते हैं, वो भी गद्य में शामिल होता है। महात्माओं के जीवन चरित्र हैं, जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो महान व्यक्तित्व वाले लोग हैं, उनके जीवन चरित्र से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। यात्रा का वर्णन गद्य में कर सकते हैं। कहीं हम गए हैं, किसी पर्यटक स्थल पर गए हैं या कहीं धार्मिक स्थल पर गए हैं, तो वहाँ की यात्रा का यदि हम वर्णन कर रहे हैं, तो वो भी हमारा गद्य में शामिल हो जाता है। उसके बाद कहानी, कहानी शिक्षण भी हमारा गद्य में ही शामिल होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी गद्य की विधाएँ हैं, गद्य का शिक्षण है, जो कि इसके अंतर्गत इसका समावेश होता है। अब इससे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमशः विषय के प्रति स्तरानुकूल गहनता और गंभीरता होती है। जब हम गद्य शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक स्तर पर
थोड़ा बच्चों में कम समझ होती है, लेकिन हम उसमें छोटे-छोटे से उनको लेख या छोटे से निबंध के माध्यम से हम उन्हें फिर भी सिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें गंभीरता से उसे सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो गद्य शिक्षण है, वो हमारा हर लेवल पे काम में आता है। तो इसमें जब हम गद्य शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो प्रा जब प्राथमिक स्तर है तो उसमें हम आपने देखा होगा कि हम गाय का निबंध दे देते हैं कि गाय किस प्रकार की होती है और गाय का क्या महत्व है। तो इतने से ही निबंध में हम ये सीख लेते हैं कि किस प्रकार से प्राथमिक स्तर की जो हमारी विधा है, ये गद्य विधा है, ये हमारी कैसे संभव हो सकती है। इसी तरीके से माध्यमिक स्तर में थोड़ा उच्च लेवल आ जाएगा और उच्च माध्यमिक में और भी अच्छा लेवल स्तर के अनुसार हम उन्हें सिखा सकते हैं। उसकी गहनता को, उसकी गंभीरता को बता सकते हैं कि ये कितना गहन है, कितना गहरी इसमें बात कही गई है। तो फिर ये महाविद्यालय में साहित्य की विविध विधाओं के साथ इनका शास्त्रीय और प्रायोगिक अध्ययन और भी गंभीर हो जाता है। हम देखते हैं कि इन विधाओं के माध्यम से हम इनका शास्त्रीय और प्रायोगिक अध्ययन भी कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा स्तर है, वो उसके माध्यम से भी हम गद्य शिक्षण का विकास करते हैं। अब इसका अर्थ हम लेते हैं गद्य का। गद्य भी कहा जा सकता है और शब्द संस्कृत के गद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट कहना। और अर्थात गद्य उसे कहते हैं जिसमें हम स्वभावतः बोलते हैं, इसमें राग नहीं होता, केवल भाव प्रकट करना इसका उद्देश्य होता है। तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि गद्य शब्द योजना है और छंदबद्ध नहीं होते। अतः हम कह सकते हैं कि मौखिक और लिखित रूप से साधारण ढंग से कही गई बात जो कि छंद रहित है, उसे हम गद्य कह सकते हैं। गद्य में हमारे भाव स्पष्ट होते हैं। कोई भी हम कहानी पढ़ रहे हैं या छोटा-सा हम कोई वृतांत्र सुन रहे हैं, तो उसमें हमारे भाव प्रकट होते हैं। जिस बात को हम कहना चाहते हैं, वो हमारे भाव सामने आते हैं। उसमें कहीं राग-वाग की आवश्यकता हमें महसूस नहीं होती है। तो उसे फिर हम गद्य कहेंगे, जब वो इन चीज़ों को देख रहा है, इन चीज़ों को प्रकट कर रहा है। शब्दार्थ योजना एक तरह से हम उसे भी कह सकते हैं। इसमें शब्दों का गहन प्रयोग किया जाता है और उसके बाद फिर उसको योजनाबद्ध तरीके से बताया भी जाता है। तो फिर वो गद्यांश का जो भूमिका है वो उसमें आ जाती है। अब हम जब गद्य के साहित्य की बात करते हैं, तो हिंदी साहित्य के आधुनिक युग को गद्य युग के नाम दिया गया है। जो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक युग है, उसे गद्य युग का नाम दिया गया है। इसका कारण है कि गद्य साहित्य की जो रचना है, उसका प्रचार, परिणाम एवं उसके विविध रूपों का विकास इसमें हुआ। जब हम गद्य की साहित्य की रचना की बात करते हैं, उसके प्रचार की बात करते हैं, तो वो कहीं न कहीं विविध रूप में हमारे सामने आता है। और गद्य साहित्य की जो विभिन्न प्रकार की जो विधाएँ हैं एवं शैली हैं, उन पर दृष्टि डालने से हमें गद्य की विविधता एवं शक्ति का जो परिचय है, वो भी अपने आप ही मिल जाता है कि किस प्रकार की विधा शामिल है और कैसी हमें शैली इसमें दृष्टिगोचर हो रही है। तो इन शैलियों के माध्यम से भी हम दृष्टि डाल सकते हैं कि गद्य की जो विविधता है एवं जो शक्ति है, उसका परिचय हमें इस प्रकार से मिल रहा है। अब गद्य की जो विभिन्न विधाओं में हमें निबंध देख सकते हैं, कहानी आ जाती है, उपन्यास है, नाटक, एकांकी,
जीवनी, आत्मकथा, यात्रा संस्मरण, रेखा चित्र, आलोचना आदि प्रमुख है। अब देखिए गद्य में कितनी सारी विधाएं हमारे सामने आ रही हैं। इन विधाओं में हम गद्य का शिक्षण कर सकते हैं। इन सभी साहित्य विधाओं का परिचय गद्य शिक्षण के द्वारा ही संभव है, क्योंकि निबंध है वो भी हम गद्य में लिखते हैं। किसी चीज़ के बारे में हम निबंध लिख रहे हैं, दिवाली के बारे में निबंध, होली के बारे में निबंध, तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम कुछ लिख रहे हैं, तो वो एक निबंध का रूप हो जाता है। यहाँ एक कहानी कहानी जब हम लिखते हैं तो किसी पात्र को लेकर कौन से पात्र हैं और उन कहानियों का क्या भाव है, तो उसमें कोई राग वाग कुछ ऐसी चीज़ होती नहीं है, तो वो एक गद्य ही माना जाता है। अब उपन्यास उपन्यास होता है, वो भी इस तरीके से कोई नाटकीय ढंग के रूप में या कोई कहानी बताई गई होती है, तो वो भी हमारा गद्य का रूप होता है। इसी तरीके से नाटक है, नाटक में बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिनके माध्यम से हम नाटक पढ़ते हैं, तो उनमें भी वो एक कथन के माध्यम से चीज़ों को बताया गया है। एकांकी है, छोटा रूप नाटक का एकांकी कहलाता है, उसमें भी छोटे-छोटे अंकों के माध्यम से गद्य के रूप में उस एकांकी को प्रस्तुत किया जाता है। जीवनी है, किसी भी महान पुरुष की जीवनी हो सकती है, उसे भी गद्य के रूप में बताया जाता है। आत्मकथा है, यदि व्यक्ति स्वयं अपने बारे में कुछ लिख रहा है, तो फिर वो अपनी आत्मकथा भी गद्य के रूप में लिखेगा। यात्रा संस्मरण है, यदि वो कहीं ऐसे पर्वतीय स्थल पर गया है या कोई हिंदू या किसी धार्मिक स्थल पर गया है, तो फिर वो भी उसकी यात्रा स्मरण हो सकता है। वो आपको वहाँ के बारे में लिख कर उस चीज़ को बता सकता है, तो वो भी गद्य में शामिल होती है। उसके बाद रेखा चित्र, जब हम रेखा चित्र की बात करते हैं, तो कहीं हम कुछ ऐसी चीज़ देख कर आए जिसका वर्णन हमें करना है कि वहाँ ऐसा कुछ था, तो वो पूरा रेखा चित्र आपकी नज़रों के सामने उतर कर आ जाएगा। तो वहाँ पे भी गद्य शिक्षण का काम ही हुआ, गद्य शिक्षण की विधा का प्रयोग किया गया। फिर है आलोचना, यदि हम किसी की गद्य की, पद्य की, किसी भी चीज़ की अगर आलोचना करते हैं कि उनमें ये कमियाँ देखी गई हैं, तो फिर हम इस गद्य विधा का ही प्रयोग करते हैं, और भी अन्य चीज़ें हो सकती हैं इसके अलावा। इन सभी साहित्य विधाओं का जो परिचय है, वो गद्य शिक्षण के द्वारा ही संभव हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जो गद्य शिक्षण है, उसमें बहुत सारे ऐसे सोपान दिए गए हैं, जिन सोपानों के माध्यम से हम गद्य शिक्षण को पूर्ण रूप से जान पाएँगे कि गद्य शिक्षण का जब हम प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, जब हम छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं गद्य शिक्षण, तो हम किस प्रकार से उसकी प्लानिंग करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम गद्य शिक्षण के जो सोपान है, वो पूर्व ज्ञान का सोपान है। जब भी हम कोई प्रकरण पढ़ाने जा रहे होते हैं गद्य का, तो उसमें सबसे पहले पूर्व ज्ञान पर आधारित हम कुछ 4-5 प्रश्नों को उनमें शामिल कर लेते हैं, या छोटा-सा कोई प्रसंग है, कहानी है, उसे भी हम ले सकते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि जो मूल पाठ है, उसमें आने से पूर्व छात्रों से कुछ विषय में उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भई मुझे अगर कोई ऐसा प्रकरण पढ़ाना है, तो हम उससे पहले ये जानकारी प्राप्त कर लें कि बच्चे उसके बारे में क्या जानते हैं। तो थोड़ा-बहुत जो कुछ भी जानते होंगे, वो अपना उसमें परिचय दे सकते हैं। तो ये एक पूर्व ज्ञान हो गया, उनका पूर्व ज्ञान जानना, किस चीज़ के विषय में? जो अब पढ़ाने के लिए जा रहा है, शिक्षक जो पढ़ाने जा रहा है, उससे संबंधित पूर्व ज्ञान। फिर प्रस्तावना की सफलता और असफलता निर्भर करती है।
कि यदि हमने कोई प्रस्तावना बनाई है, तो वो अगर बच्चों को उसके बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी है, तो फिर हमारी सफलता एक निश्चित हो जाएगी और यदि उनके बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तो फिर वो असफल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रस्तावना है, वो हमें ये जानकारी देती है कि विद्यार्थी जो प्रकरण अध्यापक पढ़ाने जा रहा है, उसके बारे में उसे कितनी जानकारी है, इसी का ध्यान वो रखता है। अब नेक्स्ट जो दूसरा आता है सोपान, वो है प्रस्ताव। जब हम पूर्व ज्ञान से संबंधित बात कर रहे हैं, तो हम प्रस्तावना के माध्यम से भी बच्चों को जोड़ेंगे। प्रस्तावना के माध्यम में शिक्षक छात्रों को नई पाठ से अवगत कराता है। जो भी नया पाठ पढ़ाने जा रहा है, उससे उसे अवगत कराता है और पाठ की सफलता के लिए आवश्यक है कि शिक्षक पहले से ही उसकी तैयारी करे। पहले से ही शिक्षक ये तैयारी करके रखे कि मुझे ये पाठ पढ़ाने जाना है, तो फिर इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ। तो उसकी तैयारी पहले से ही शिक्षक करके रखता है। इसके लिए पाठ के प्रारंभ में कुछ प्रश्न पूछ सकता है बच्चों से, कुछ नवीन ज्ञान से संबंध बनाने के लिए उन्हें कहानी, प्रसंग इस तरीके की चीज़ें भी बता सकता है। तो वो एक प्रस्तावना है कि मैं जो शिक्षक जो नया कुछ पढ़ाने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ी-सी उनको जानकारी प्राप्त कराना। अब प्रस्तावना के बाद दूसरा, तीसरा जो सोपान आता है, वो है उद्देश्य कथन। हम जब प्रस्तावना प्रश्नों को पूछ लेते हैं, उसके बाद हम बच्चों को ये बताते हैं कि अब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्रस्तावना के प्रश्नों के द्वारा ही छात्रों को पाठ के उद्देश्य का आभास मिल जाता है। उन्हें पता चलने लग जाता है कि हो सकता है शिक्षक इस प्रकरण के बारे में हमें आज पढ़ाने जा रहा है। परंतु फिर भी शिक्षक को नवीन पाठ के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहिए। वो वहाँ उस उद्देश्य को स्पष्ट करता है कि छात्रों, आज मैं इस प्रकरण को आपके सामने इस प्रकरण का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो उस उन छात्रों के सामने एक उद्देश्य उस चीज़ का पूरा हो जाता है। अब प्रस्तावना के बाद, उद्देश्य कथनों के बाद हम जानकारी लेते हैं प्रस्तुतिकरण। फिर हमारा प्रस्तुतिकरण शुरू हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में हम बहुत सारी गतिविधियाँ करते हैं। गद्य पाठ में प्राय बहुत लंबे होते हैं। गद्य के जो पाठ होते हैं, वो बहुत लंबे होते हैं। अतः उन्हें भाव एवं समानता के आधार पर 2 या 2 से अधिक भाग में विभाजित करना चाहिए। क्योंकि एक साथ हम एक पाठ को नहीं पढ़ा सकते। अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है कि गद्य के पाठ यदि वो ज़्यादा बड़ा है, तो हम उसके ज़्यादा टुकड़े कर सकते हैं। ज़्यादा विभक्त उसको कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। और यदि वो छोटा है, तो हम उसको 2 भागों में बाँट सकते हैं और बहुत ही छोटा है, तो फिर हम उसको एक साथ पूरे को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ ये उद्देश्य होना चाहिए कि कथन जैसे ही समाप्त हो, वैसे ही पाठ को कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए। किसी भी नए पाठ को कई तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि कोई नया पाठ शिक्षक पढ़ाने जा रहा है, तो उसे कई तरीकों से पढ़ाया जा सकता है। शिक्षा के आदर्श पाठ के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है कि जो भी पाठ है वो पहले शिक्षक पढ़ने जा रहा है, उसका आदर्श वाचन करने जा रहा है, तो वो उस तरीके से भी उस पाठ को पढ़ा सकता है। शब्दों के अर्थ के द्वारा पढ़ा सकता है कि हम थोड़े बच्चों को अर्थ भी बताते जाएँ और उस पाठ को भी पढ़ाते जाएँ। तो इस तरीके से जब शिक्षक आदर्श वाचन करेगा और फिर उसके बाद अनुकरण वाचन भी वो स विद्यार्थियों के माध्यम से करवाता है।
और जब विद्यार्थी अनुकरण वाचन करते हैं, तो फिर उसे पता चल जाता है कौन-कौन से ऐसे शब्द हैं जो विद्यार्थी सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वो उनको शामपट पर लिखता जाता है कि ये बच्चों ने सही उच्चारण नहीं किया है। उसके बाद वो कठिन शब्दों के अर्थ भी वो शामपट पर लिखकर बच्चों को बताता है। और ये सब क्रियाएँ करने के बाद फिर वो बच्चों से कहता है कि अब आप सारे जो बच्चे हैं, वो सभी मौन वाचन करेंगे। मौन वाचन के समय किसी की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सब अपने मन में उस पाठ को, उस प्रकरण को पढ़ेंगे, जो अध्यापक ने पढ़ाया है। तो फिर सभी छात्र उसका मौन वाचन करने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से जो प्रस्तुतिकरण है, उसका बहुत ही लाभ है। और ये भी एक नियोजन के आधार पर ही चलता है। हम उसमें एक क्रमबद्धता ला रहे हैं, एक नियोजन कर रहे हैं, उसके आधार पर ही हम गद्य पाठ का जो प्रबंधन है, वो कर सकते हैं। अब गद्य पाठ के प्रबंधन के बाद सबसे पहले जो आपको बताया गया कि जो गद्य पाठ है, सबसे पहले उसका आदर्श वाचन किया जाता है। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा होता है। शिक्षक को आदर्श वाचन द्वारा पाठ को प्रस्तुत करना चाहिए। जब भी पाठ को प्रस्तुत कर रहा है, तो वो आदर्श वाचन द्वारा पाठ को प्रस्तुत करता है। अब आदर्श वाचन के समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पाठ के भाव के अनुसार, किस तरीके का पाठ है, उसके भाव के अनुसार शिक्षक को अपनी मुख मुद्रा, हाव-भाव बनानी चाहिए, जिससे कि छात्रों को भी लगेगा कि इसमें कुछ भाव ऐसे हैं। अगर कोई करुणा का भाव है या कोई देशभक्ति का भाव, तो उसी आधार पर उनकी मुख मुद्रा का भाव आ जाना चाहिए। अगर कोई दुखी करुण भाव की कोई गद्य है, तो उसे फिर उसी तरीके से शिक्षक को पढ़ाना है। अगर कोई देशभक्ति का है, तो उसे थोड़ा जोश के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाना होगा। तो फिर इससे क्या होगा, उसका आदर्श वाचन बहुत ही अच्छा कहलाएगा। फिर गद्य में जब करते समय वाचन करते समय आप क्या करेंगे कि विराम इत्यादि चिन्हों का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर आप पाठ को जल्दी से पढ़ाते हुए चले जाएँगे, तो वहाँ कोई उसका भाव ही नहीं आएगा और वो बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा कि पता नहीं क्या शिक्षक बोले जा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यदि विराम चिन्ह ना हो, तो फिर कोई पढ़ाने में कोई भी अच्छा प्रभावशाली शिक्षण नहीं होगा। तो विराम चिन्हों का प्रयोग ही इसलिए किया जाता है कि कहाँ आपको रुकना है, कहाँ कितना आपको बोलना है, कहाँ कम रुकना है, कहाँ ज़्यादा रुकना है। तो इस तरीके का जो है, वो हमारे विराम चिन्हों के अनुसार हम करते हैं। फिर उसी के अनुसार ध्वनि का उतार-चढ़ाव भी करते हैं। ध्वनि किस प्रकार से हमें कोई जोश की बात बोलनी है तो हम ऊँचा-चढ़ाव करेंगे और फिर अगर नीचे लाना है तो हम नीचे भी लाते हैं। तो इस तरीके से उतार-चढ़ाव जब होता है भाषा में, तो फिर और अच्छा प्रभावशाली गद्यांश साबित हो जाता है। अब वाचन के समय अध्यापक को प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप पाठ को पढ़ा रहे हैं और आप बड़े दुखी होकर पाठ को पढ़ा रहे हैं। ऐसी मुद्रा आपको नहीं बनानी है। जब भी पाठ का वाचन करेंगे, पाठ के वाचन के समय अध्यापक को प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। जिस समय शिक्षक वाचन कर रहा हो, उस समय छात्र इधर-उधर ध्यान ना दें, बल्कि पाठ की तरफ ध्यान दें। उनका पूरा जो ध्यान है, वो पाठ की तरफ होना चाहिए कि हमारा जो शिक्षक है, वो हमें क्या पढ़ा रहा है और किस तरीके से पढ़ा रहा है। तो यहाँ हम जब
आदर्श वाचन की बात करते हैं तो हमें आदर्श वाचन में शिक्षक की भूमिका इस प्रकार से नज़र आती है। अब अगला हमारा है अनुकरण वाचन। अब जब छात्र शिक्षक ने आदर्श वाचन कर लिया, तो फिर वो अनुकरण वाचन के लिए छात्र को खड़ा करेगा। आदर्श वाचन के बाद अनुकरण वाचन किया जाता है। छात्रों को अनुकरण वाचन कराने का प्रमुख उद्देश्य है कि वाचन कराने से जो वाचन कला में निपुणता आती है। हमारा ये उद्देश्य पूरा हो जाता है यदि हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि वो अपने वाचन के द्वारा शुद्ध उच्चारण करें, तो फिर अनुकरण वाचन में हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। जो भी बच्चा वाचन कर रहा है, उसकी एक-एक चीज़ पर हम ध्यान देंगे। तो फिर वो हमारा अनुकरण वाचन शुद्ध करवा के ही रहेगा। अब छात्रों द्वारा जो वाचन कराने से संकोच है, डर की जो भावना है, वो दूर की जा सकती है। उसमें बच्चा आराम से अपना पाठ पढ़ सकता है, उसमें अपनी कला दिखा सकता है, किस प्रकार से वो पाठ को पढ़ रहा है और उसमें संकोच करने की कोई बात नहीं होती है और डरने की भी कोई बात नहीं होती। वो इस तरीके से इन भावनाओं को दूर कर सकता है। अब अनुकरण वाचन के बाद हम उसमें मौन वाचन करेंगे और इस अनुकरण वाचन में हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो बालक ने गलत शब्दों का उच्चारण किया है, अशुद्ध शब्दों का उच्चारण किया है, हम उसके वाचन के बाद उन शब्दों का सही उच्चारण भी उससे करवाएंगे और पूरी कक्षा को भी ये बताएंगे कि किस प्रकार से सही उच्चारण होता है। अब अनुकरण वाचन के बाद हम मौन वाचन की बात करते हैं। मौन वाचन कराने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को गद्य पाठ के सार तत्व को समझने तथा मनन करने का अवसर प्रदान करना। जो भी हम मौन वाचन कर रहे हैं, उनमें जो हमारा उद्देश्य ये है कि हम गद्य पाठ के जो पूरा उसका सार है, वो हम समझने लग जाएं तथा मनन करने का अवसर प्रदान करना है। हम मौन वाचन में छात्रों को निर्देश देते हैं कि कोई भी आपस में बात नहीं करेगा, सबका ध्यान अपने विषय पर ही होगा, अपने प्रकरण पर ही होगा और छात्र मौन रहकर, मुँह से आवाज़ ना निकालें और मौन रहकर उस पाठ का अध्ययन करें। उस पाठ को एक बार और दोहराएं। उसके बाद फिर हम बोध प्रश्नों की बात करते हैं। जब हम मौन वाचन कर लेते हैं, उसके बाद हम बोध प्रश्नों की बात करेंगे। बोध प्रश्न वही प्रश्न हैं, उनके उद्देश्यों मुख्य जो उद्देश्य है वो ये पता लगाना है कि जो संबंधित पाठ को कहाँ तक बच्चे ने समझा है। इससे प्रश्न सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए तथा उसका वितरण पूरे वर्ग समान रूप से किया जाना चाहिए। क्या होता है कि जो बोध क्वेश्चन है, हमने जो प्रकरण पढ़ाया है, उसी में से वो बोध क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ये एक तरीका है कि जो शिक्षक ने पढ़ाया है, उसका ये उद्देश्य शामिल होता है कि कितना उसको समझ में आया, कितना नहीं आया। तो हम सरल-सरल से प्रश्न उनसे पूछना शुरू कर देते हैं कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। तो इससे जो स्पष्टता है, संक्षिप्तता है, वो होनी चाहिए उनके इस ज्ञान को जानने के लिए। उसका वितरण पूरे वर्ग समान रूप से किया जाना चाहिए। हम जब बोध प्रश्नों को पूछते हैं, तो पूरी कक्षा से उन प्रश्नों को पूछना चाहिए। आगे से, पीछे से, इधर-उधर से पूरी कक्षा को उसमें शामिल
करना चाहिए कि हम बोध प्रश्न पूछने जा रहे हैं शिक्षक, और शिक्षक ने वो पाठ पढ़ाया है, तो फिर उसी में से वो बोध प्रश्न पूछ रहा होता है। अब बोध प्रश्नों के बाद और भी प्रश्न हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न। हम पुनरावृत्ति प्रश्न में बालक को एक मस्तिष्क में अर्जित ज्ञान को स्थिर रखने के लिए पाठ के अंत में विद्यार्थियों से 3-4 प्रश्न करके विद्यार्थी इन प्रश्नों के बाद संपूर्ण पाठ की जानकारी ले सकते हैं और पढ़ाए गए ज्ञान को स्थायी छात्रों में इसका कार्य जो है वो प्रदान किया जा सकता है। पुनरावृत्ति के लिए 34 प्रश्न ही पर्याप्त है। हम बहुत सारे प्रश्न इस तरीके से 3 या 4 प्रश्न हम उसमें बना सकते हैं। तो इसमें हम कहीं ना कहीं 3 या 4 प्रश्नों का योगदान कर सकते हैं, वही पर्याप्त होते हैं पूरे पाठ की जानकारी लेने के लिए। उस पूरे पाठ में से 3-4 प्रश्न बनाए जाएं और उसकी पुनरावृत्ति की जाए, क्योंकि पहले भी हमने बोध प्रश्न पूछ लिए हैं। अब पुनरावृत्ति में हम पूरे पाठ से संबंधित प्रश्नों को पूछेंगे। फिर अंत में गृह कार्य। जब हम गृह कार्य की बात करते हैं तो ये भी एक गद्य सोपान का मुख्य भाग होता है। गद्य कार्य में प्रस्तुत जो पाठ है उससे संबंधित कार्य जैसे शब्दों की रचना, प्रयोग, भाव अभिव्यक्ति, व्याख्या, सारांश इत्यादि कार्य को छात्र की गृह कार्य के रूप में दिया जा सकता है। हम ये सोच सकते हैं कि अब हमने पाठ तो पढ़ा दिया है, इससे संबंधित हम कुछ चीजें विद्यार्थियों को दे सकते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न दे दें जिनसे पता चल सकेगा कि उसकी जो कौशल है वो कितना उभर कर आ रहा है। तो गृह कार्य में ज्यादा नहीं, फिर भी हम 1-2 प्रश्न उन्हें गृह कार्य में दे सकते हैं जिससे कि उनके ज्ञान का पता लगाया जा सके। और फिर गृह कार्य देने के बाद हम उसका परीक्षण भी करें। ये नहीं है कि शिक्षक ने गृह कार्य दे दिया लेकिन अगले दिन जब छात्र करके ले गया तो वो शिक्षक उसे चेक ही नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे मेन जो ड्यूटी वो यही है कि जब भी बच्चा गृह कार्य करके लाए तो शिक्षक उसे जरूर से जरूर चेक करे, ताकि पता लगा सकें कि जो विद्यार्थी हैं वो कहाँ गलती कर रहे हैं, उनको किस चीज की समझ नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गद्य शिक्षण है उसकी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो साहित्यिक मुख्य अंग है जो वो गद्य में शामिल कर रहा है। उसका क्षेत्र व्यापक होता है। गद्य शिक्षण के अनेक उद्देश्य हैं और इसलिए गद्य शिक्षण की जो विधियां हैं वो भी अनेक हैं। परंतु हिंदी शिक्षण का जो प्रारूप है वो प्रकरण पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का प्रकरण है और हमें कौन सी विधि को उसमें प्रयोग में लाना है। अब इस दृष्टि से गद्य शिक्षण को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। 3 जो भाग हैं वो इस प्रकार से हैं। अर्थ बोध शिक्षण विधि, ये प्राथमिक स्तर पर कर सकते हैं। फिर प्रश्नोत्तर विधि भी हमारी जो है वो इस विधि में शामिल हो सकती है। ये अर्थबोध शिक्षण विधि हमारी प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त होती है और जो प्रश्नोत्तर विधि है वो माध्यमिक स्तर पर प्रयुक्त होती है। और जो प्रवचन विधि है, प्रवचन विधि में उच्च कक्षाओं के लिए ये प्रायोगिक होती है। अब यहाँ जो हमने देखी शिक्षण विधियां, 3 प्रकार की शिक्षण विधियों की हमने जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद
हम सबसे पहले अवबोध शिक्षण विधि, जो कि प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त की जाती है, वो हमने ली है। इस विधि में हम ये देख रहे हैं कि इस विधि को उद्बोधन विधि भी कहते हैं, कि किस प्रकार से हमें उद्बोधन देना है। इस विधि में शिक्षण छात्रों का शब्दों के माध्यम से कठिन जो शब्द हैं उसके अर्थ बताकर विभिन्न प्रावधान से उद्बोधित कर, इसके लिए शिक्षक प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन प्रक्रिया चित्र रेखा चित्र इत्यादि की सहायता लेता है। तो यहाँ जब हम शिक्षण विधि की बात करते हैं, प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधि है, तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षक कुछ प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को दिखा सकेगा, प्रदर्शन प्रक्रिया कर सकेगा, चित्र दिखाकर वो पढ़ा सकेगा, रेखा चित्र आदि के द्वारा भी वो अपने प्रकरण को पढ़ा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भी हम इस विधि को काम में ले सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो विधि आती है वो हमारी विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि का प्रयोग भी गद्य शिक्षण में किया जाता है। अब यह विधि, इसमें प्रवचन विधि भी की भी सहायता ली जाती है। जब भी हम इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो कोई प्रवचन से इसमें शिक्षक छात्रों के मुख से ही कठिन शब्दों के अर्थ निकलवाने का प्रयास करता है। वहां वो प्रश्न पूछता है और प्रश्नों के माध्यम से ही जो वो विद्यार्थी है वो उनके अर्थ को बताता हुआ चलता है। और यदि उसमें सफलता नहीं मिलती है तो हम कठिन शब्दार्थों में उस जो पाठ है उसके कहीं ना कहीं प्रकरण के माध्यम से प्रवृत्ति की सहायता ली जा सकती है। अभी शिक्षण विधि में शिक्षण सहायता सुग्रीव की जो शिक्षण की जो सहायक सामग्री है उसका विशेष महत्व है। जब हम सहायक सामग्री को देखेंगे उसके माध्यम से ही प्रकरण को पढ़ रहे हैं तो फिर इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, महत्वपूर्ण क्या हुआ, शिक्षण की जो सहायक सामग्री है। इसके अतिरिक्त शिक्षक कुछ उदाहरण, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, अनुवाद और तुलना विधि की भी सहायता ली जा सकती है। तो अब हम जो ये देख रहे हैं कि ये विधि हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके अंतर्गत अतिरिक्त विद्या शिक्षक ग्रहण करवा रहा है, अतिरिक्त शिक्षक कुछ उदाहरण दे रहा है और पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, अनुवाद, तुलना, इस प्रकार से कई जो प्रक्रियाएं हैं वो इस विधि के माध्यम से उनकी सहायता लेकर शिक्षक पूरी करवाता है। प्रश्नोत्तर विधि के बाद है गद्य की विशेषताएं। हम ये देखेंगे कि बहुत सारी जो गद्य की विशेषताएं हैं वो हमें नजर आ रही हैं। प्रवचन विधि उच्च कक्षाओं के लिए प्रवचन विधि भी है। प्रवचन विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में किया जा सकता है। इस विधि से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन अथवा समीक्षा करना है। तो यहाँ हम जब प्रवचन की विधि को अपनाएंगे तो वहाँ पर इस विधि से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है कि मूल्यांकन करना और मूल्यांकन के बाद समीक्षा करना, यह शिक्षण विधि अर्थ विधि और बोध का सुंदर विकसित रूप है। जब हम अर्थ विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो इस प्रकार की विधि भी हमें सुंदर विकसित रूप दे सकती है।
अब हम बात कर रहे हैं विशेषताओं की। तो गद्य की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में गद्य के में उत्कृष्ट एवं परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छा, और परिमार्जित भाषा या भाषा का थोड़ा बदला हुआ रूप हमें दिखाई देता है। और गद्य शिक्षण जो है, गद्य वही शिक्षण है जिसमें भाव ग्रहणता हो, भावों को ग्रहण करना हो सकता है। अब गद्य की विभिन्न विधाओं के अनुरूप इसकी भाषा के अंतर होता है, इसकी भाषा में भी अंतर होता है। गद्य अलग अलग प्रकार के विधाओं में बटा हुआ है। गद्य भाषा से विभिन्न विधाओं के अनुरूप किसी एक भाषा के अंतर्गत हम उसमें उसके अनुरूप ही अपनी भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। उचित आरोह अवरोह व मान चिन्हों, विराम चिन्ह का प्रयोग ही गद्य को वाचन की योग्यता प्रदान करते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि जो गद्य वाचन चल रहा है उसमें आरोह अवरोह विराम चिन्ह इन सभी का प्रयोग भी आवश्यक रूप से किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों में निहित गद्य शिक्षण की जो भाषा है मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक व तार्किक रूप से होनी चाहिए, जिसे बच्चा स्वयं भी सीख सकेगा। अब हम बात करते हैं आवश्यकता महत्व। गद्य एक दूसरे के विचारों को सही रूप से सरलता से प्रकट करवाने हेतु होता है। बौद्धिक विकास कराने के लिए भाषा शिक्षण के अधिकांश उद्देश्यों की पूर्ति भी इससे होती है। और भाषा शिक्षण के माध्यम अनुराग अनुसार जो हम भाषा शिक्षण के अधिकांश जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति भी हम गद्य शिक्षण से कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत अधिक अच्छा महत्व है। भाषाई कौशलों के अभ्यास कराने के लिए जो भाषाई कौशल है उसका अभ्यास भी हमें गद्य शिक्षण के माध्यम से मिलता है। और अब अंत में विविधतापूर्ण विषय सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु जो अलग अलग प्रकार की विषय सामग्री है, पढ़ा भी रहे हो आप और विषय सामग्री अगर नहीं है, जिस प्रकरण से संबंधित है आपकी सामग्री उसी प्रकरण से संबंधित होगी, तो फिर वो हमें एक विविधतापूर्ण विषय सामग्री उपलब्ध करवाएगी। तो इस विषय से संबंधित जो भी हमें ज्ञान मिलता है वो गद्य शिक्षण के माध्यम से ही मिलता है। अब गद्य शिक्षण के अंत में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर ध्यान आकर्षित करेंगे। इन बिंदुओं के माध्यम से आप गद्य शिक्षण में और भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पहला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक देकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, मौन वाचन, समवेत वाचन। अब यहाँ शिक्षक के हाथ में पुस्तक है, शिक्षक के हाथ में पुस्तक देकर वाचन कराया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ आदर्श वाचन करवाया जा रहा है। अब व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है। कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है? प्रासंगिक उद्देश्य, उदाहरण की प्रस्तुति, सिद्धांत उद्देश्य, विषय का अभ्यास। इसमें सबसे पहले विषय का अभ्यास हमारे सामने आता है, क्योंकि विषय के अभ्यास के कारण ही हम व्याकरणीय शिक्षा जो कि व्यावहारिक व्याकरण शिक्षा है इसका प्रयोग कर पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है, किसे मिलता है? विद्यार्थियों को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, किसी को भी नहीं।
इसका सही उत्तर है शिक्षकों को। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता? ये है मौन वाचन। मौन वाचन कभी भी हम पद्य में यूज में नहीं लाते। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर ये है, अभिव्यक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है श्रुत लेखन विधि, शुद्धोच्चारण विधि, खेल विधि, प्रतिलेखन विधि। यहाँ जो सर्वाधिक उपयोगी विधि खेल विधि कहलाती है। अब अगला प्रश्न, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। पेस्टोलॉजी ने कहा है, मोहंतीश्री ने कहा है, जैकवॉट ने कहा है या फिर व्याख्या विधि में कहा गया है। यह व्याख्या विधि पर आधारित है, नहीं है। लेखन शिक्षण की जो प्रमुख विधि है वो व्याख्या विधि नहीं है। अगला प्रश्न, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर सूत्र का पालन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभक्त इकाई में मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है? वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, मानसिक परख के द्वारा मूल्यांकन। हमारा यहाँ उद्देश्य होता है, प्रमुख विशेषता यह होती है कि प्रत्येक इकाई के पश्चात मूल्यांकन किया जाए, तो फिर इसकी विशेषता ये हो सकती है। अगर अगला प्रश्न हम देखेंगे कि भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शामपट का, लिंग्वाफोन का या ग्रामाफोन का या फिर एपिस्कोप का? यहाँ सबसे सही जो उत्तर है वो है लिंग्वाफोन। लिंग्वाफोन में जो भाषा से संबंधित उच्चारण की जो अशुद्धियां हैं, शुद्धियां हैं, वो ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न, अगला प्रश्न है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? छात्र विश्लेषण करेंगे, शुद्ध सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे, तुलना कर सकेंगे, क्रमबद्धता से लिख सकेंगे। इसका सही उत्तर होगा शुद्ध सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सभी प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। प्रश्नों के समाप्त होने के साथ साथ हमारा विषय भी समाप्त होता है, जो कि गद्य शिक्षण था। अगला विषय अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।